बेटा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा बेटा, देखो ये हम लोग आज टॉपिकल पेपर 2 कर रहे हैं, इन्फ्लेशन से रिलेटेड। अच्छा, इन्फ्लेशन से रिलेटेड ना मैं आप लोगों को पहले कुछ थोड़ी सी गाइडेंस दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग फॉर प्रॉपर तरीके से इनको डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। देखो बेटा, अक्सर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट बी में। वो आपसे कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, जस्टिफाई द व्यू या डिस्कस द व्यू। अब फिलहाल इनको छोड़ दो, इनकी मैं बात नहीं कर रहा। जब वो इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, तो पहले तो आप बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन दे देंगे व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी इज। फिर आपने मॉनेटरी के बेनिफिट्स बताया, मॉनेटरी के ड्रॉबैक्स बताए। ये सारे बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हम लोगों ने डिटेल में पढ़े हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के पास लिखी हुई हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थियोरेटिकल पोर्शन भी देखा था सूजन ग्रांट वाली बुक का, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपने बेनिफिट्स बताए, ड्रॉबैक्स बताया, आपने डायग्राम बनाई, आपने सारी बातें बता दी। देन यू हैव टू गो फॉर एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। अब ऑल्टरनेटिव पॉलिसी के अंदर आपको बताना ही पड़ेगी एक और पॉलिसी। जब भी 12 मार्क का सवाल आता है, डिस्कस द व्यू का सवाल आता है, आप दो चीज़ों से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मतलब देखें, पॉलिसीज तो तीन होती हैं, फिजिकल भी होती है, बट आपको फिजिकल या सप्लाई में से कोई एक लिखनी है जब आप उसकी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। अब मैंने एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी, डिस्कस द व्यू। आपने मॉनेटरी के बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बता के आप जाएंगे एक और पॉलिसी के ऊपर। आप बोलेंगे जी देयर इज अनदर पॉलिसी अवेलेबल, दैट कुड बी आइदर फिजिकल पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी। बट क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो भी डिमांड साइड पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी जो है वो भी डिमांड साइड पॉलिसी है, मैं मशवरा दूंगा, मैं रेकमेंड करूंगा कि जब आप एक डिमांड साइड पॉलिसी बता दें तो दूसरी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी में गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसी। तो अगर ये क्वेश्चन था कि जी मॉनेटरी पॉलिसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन, दूसरी जो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी है वहां पे सप्लाई साइड की डिस्कशन करें। आपने सप्लाई साइड के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता दिए, अब आपकी बारी आती है कंक्लूजन की। देखो, कंक्लूजन की जहां तक बात है, अब सवाल क्या था कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन होती है कितनी तरह की? तीन। सही है। डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, मॉनेटरी। हमने पॉलिसीज कितनी पढ़ी? तीन। फिजिकल, सप्लाई साइड, मॉनेटरी पॉलिसी। अब कंक्लूजन में आप ये बात बताएंगे कि भाईजान, आपने क्वेश्चन में कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, बट सवाल ये है कि इन्फ्लेशन कौन सी, ये तो बता दो। तीन तरह की इन्फ्लेशन आती है। मैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी से सॉल्व नहीं कर सकता। लॉजिकल सोचने वाली बात है ना यार। अब आपने उसको बताना है कि इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कि मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है कि नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। कि भाई इन्फ्लेशन आ क्यों रही है, पहला सवाल। अब फॉर एग्जाम्पल, मुल्क में आई हुई है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है ना, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई कम हुई हुई है, रिसोर्स वगैरह आपके पास नहीं है, आप जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। मुल्क में आई हुई है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और आप लगा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने वाली पॉलिसीज, ठीक है ना, आप एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगा रहे हैं। तो अगेन कोई तुक नहीं बनते ना, कोई सेंस नहीं बनता। समझे? इसी तरह अगर लेट से मुल्क में आ रही है क्या कहते हैं, लेट से मॉनेटरी इन्फ्लेशन, आप पॉलिसी लगा रहे हैं सप्लाई साइड वाली, कोई सेंस नहीं बनती इस बात। तो आपने इस चीज़ को बड़ा गौर से समझ के लिखना है और क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है। जहाँ पे वो कहता है कि जी हर तरह की इन्फ्लेशन को ये वाली पॉलिसी सॉल्व कर लेगी, अब वही वाली बात है कि भाई इन्फ्लेशन है तीन तरह की, तीन कॉजेज हैं, पॉलिसीज है तीन तरह की, तीन कॉजेज हैं, तो हम लोग किसकी तरफ जाएं, कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, कौन सी चीज़ को इंप्लीमेंट करें। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने कंक्लूजन में बतानी है। सही है कि जी अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, गो फॉर फिजिकल पॉलिसी। सब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, गो फॉर सप्लाई साइड। मॉनेटरी इन्फ्लेशन है, गो फॉर मॉनेटरी। ठीक है। लेकिन अगर एक जनरल ओवरव्यू देखा जाए तो सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर जनरल ओवरव्यू देखा जाए। क्योंकि सप्लाई साइड में एज सच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता।
सही है, सप्लाई साइड में आज सच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आपकी प्राइसेस भी कम होती हैं, आपका जीडीपी भी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ने के भी चांसेस हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी करेक्ट हो जाता है। बट अगर मैं फिस्कल की या मॉनेटरी की बात करूं, तो उसके अंदर हम लोग अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो बेटा प्राइसेस कम होंगी, बहुत अच्छी बात है, सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। प्राइस कम होने से एक्सपोर्ट तो आपका बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, बट क्योंकि जीडीपी गिर रहा है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरना शुरू हो जाएगा, आपकी क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट होगा। समझे बात को? तो बेटा ये कुछ चीज़ें हैं जो एक जनरल आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। आई होप आप सबने अपनी मार्किंग स्कीम डेवलप कर ली होगी, और सारी चीज़ें फिलहाल के लिए क्लियर जा रही होंगी। ठीक है जी, ज़ारा कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? अच्छा, इन्फ्लेशन के जो क्वेश्चंस है ना, देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर वो आपसे सिर्फ माइल्ड इन्फ्लेशन हो तो भी लगाएंगे, नहीं माइल्ड इन्फ्लेशन तो अच्छी होती है बेटा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वहां पे, तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं, बूम की तरफ जा रहे होते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि इन्फ्लेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन सेम ही आते हैं हर बार, हल्का फुल्का सा चेंज कर देगा, हल्की फुल्की सी वो चेंजेस, मतलब कभी कोई पॉलिसी कभी कोई पॉलिसी इस तरह पूछ लेगा, वरना एज सच कोई इतना डिफरेंस है नहीं मैक्रो के क्वेश्चंस में जो 2023 के बाद से हमारे आए हैं। तो दो तीन क्वेश्चंस पे जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस खुद ही करना आ जाएंगे किस तरीके से किए जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, assess whether monetary policy or supply side policy is likely to be more successful in reducing the rate of inflation in an economy। कहता है कि मुझे ये बताएं, मॉनेटरी पॉलिसी बेहतर है या सप्लाई साइड पॉलिसी बेहतर है इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। ठीक है ना? अब यहाँ पे उसने आपको दो पॉलिसीज का नाम खुद ही दे दिया है, उसने दो पॉलिसीज का नाम आपको खुद ही दे दिया है। ज़ारा का एक सवाल है, तो फिर कंक्लूजन में ये पॉइंट आएगा कि बेनिफिशियल नहीं होगी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन सप्लाई साइड या मॉनेटरी से इफ माइल्ड इन्फ्लेशन। बेनिफिशियल नहीं, बेनिफिशियल का लफ्ज़ नहीं आप यूज़ करेंगी, आप बोलेंगी भाई माइल्ड इन्फ्लेशन हो रही है तो होने दो, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, होने दो उसको, रोको मत। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसने यहाँ पे खुद ही आपको दो ऑप्शंस दे दिए हैं कि जी आप मुझे मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी की लड़ाई करके दिखा दो, दोनों का मुझे पंगा करवा के दिखा दो कि जी क्या हो रहा है और ये किस तरह होगा। तो बेटा आपने बिल्कुल अपना बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपने देना है कि व्हाट इन्फ्लेशन इज, आपने डिफाइन कर दिया। अगर करना चाहें तो मॉनेटरी का इंट्रोडक्शन दे दें, सप्लाई साइड का इंट्रोडक्शन दे दें कि ये क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मार्क्स इनकी पॉलिसीज बताने के नहीं है, डायग्राम्स के इतने मार्क्स नहीं है, असल मार्क्स आपको मिलेंगे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के। तो आप जब डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बनाने के साथ ही आपको लिंक करना है कि मॉनेटरी के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या हैं, सप्लाई साइड के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है? ज़रा इसकी यहाँ पे मार्किंग स्कीम देखो क्या चल रहा है भाई। ये मई जून 2023 का सवाल है। तो मैंने अपने पहले तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया, क्योंकि हमने पॉलिसी टू सॉल्व इन्फ्लेशन लेके चलना है तो हमें कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के अंदर बेटा मैं मनी सप्लाई क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। मैं मनी सप्लाई कम करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी सेविंग बढ़ेगी, कंजम्पशन कम होगी और इन्वेस्टमेंट आपके पास कम होना शुरू हो जाएगी। आपने एडी को शिफ्ट करके दिखा दिया पीछे के, देखो इस तरह का गेम होगा। बेनिफिट्स सिंपल है कि इन्फ्लेशन कम होगी, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन कम हो रही है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, बेटा इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट, वैसे तो जब हम लोग एक्सचेंज रेट के टॉपिक पर जाएंगे वहां पर मैं डिटेल में ये बात समझाऊंगा, बट इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट हैव अ पॉजिटिव रिलेशन। कैसे होता है बात सुना भाई। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों आपस में जो हैं वो मतलब एक अच्छे ताल्लुक वाली कंट्रीज हैं। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5% और चाइना में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। ठीक है? तो बेटा अब जाहिर सी बात है, अगर चाइना में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो जितने भी लोग हैं मेजोरिटी वो चाइना में जाके पैसे सेव करेंगे अपने। तो चाइना में पैसे सेव करने के लिए वी नीड चाइनीज युआन, हमें युआन चाहिए। तो बेटा मैं इंटरनेशनल मार्केट जाऊंगा, चाइनीज युआन खरीदूंगा, यानी कि युआन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और जब युआन की डिमांड बढ़ेगी तो करेंसी अप्रिसिएट हो जाएगी। यही पूरी कहानी है ना। अब अगर इसी को पाकिस्तान में डाल दो, देखो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है,
जब पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग पाकिस्तान में पैसे सेव करना शुरू करेंगे। जब लोग पाकिस्तान में पैसे सेव करना शुरू करेंगे तो वो पाकिस्तानी रुपए में पैसे सेव करेंगे। जब वो पाकिस्तानी रुपए में पैसे सेव करेंगे तो उससे डिमांड फॉर करेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब डिमांड फॉर करेंसी बढ़ेगी तो करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये भी एक बेनिफिट आपके पास। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या है कि देखो, आज आप सेविंग करना शुरू करेंगे, आप अपनी सेविंग पे पैसे कमाना शुरू करेंगे, तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, आपके पास कोई नौकरी नहीं होगी, कोई काम धंधा नहीं होगा, तो आपको पैसे तो फिर भी चाहिए ना, इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब आप किसी पे डिपेंडेंट तो होना नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चे पे डिपेंडेंट हो जाऊं या मैं गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाऊं, कुछ भी कर लूं। तो आप अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए क्या करेंगे, आप जो है वो अभी सेविंग कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में जाके आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के ट्रांसफर पेमेंट कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे कम हो जाते हैं, गवर्नमेंट यही पैसा कहीं और लगाते हैं। तो ये भी कुछ बेनिफिट्स हैं। हाउएवर, आपने देख लिया कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, जीडीपी गिर रहा है, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है। एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रही है, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आपके पास आ रहा है, आपके पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। नेगेटिव मल्टीप्लायर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका गिरेगा। अब आप इसके अंदर नेगेटिव में एक और पॉइंट भी ये घुसेड़ सकते हैं कि भाई जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम हो जाएगी, इनोवेशन कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी कम हो जाएगी, तो आप इंटरनेशनल मार्केट से compete नहीं कर पाएंगे, आपकी ओवरऑल कंपैरेटिवनेस कम हो जाएगी। ये बात आप बता सकते हैं। फिर आप जाएंगे सप्लाई साइड पे, आपने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में बात करनी है। शॉर्ट रन की आप एग्जांपल सब्सिडी की फॉर्म में दे सकते हैं कि सब्सिडी मिल गई, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए। लॉन्ग रन आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, प्राइसेस कम हो रही है, वही सिंपल बेनिफिट्स है जो हमने पढ़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी आ रही है तो कंपैरेटिव एज आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह। हाउएवर, सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम लैग। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इन्वेस्टमेंट आपको बहुत चाहिए होगी, बट क्या इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये एक मसला है। जब आप एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई यही पैसा आप कहीं और लगा दो। समझे? कंक्लूजन में वही वाली बात है कि देखो, उसने बोला हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी में से कौन बेहतर है। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। रूट कॉज क्या है भाई? मॉनेटरी है तो मॉनेटरी पॉलिसी करने दो, कॉस्ट पुश है, सप्लाई साइड की तरफ जाने दो। फिर उसके बाद जो ज़ारा वाला पॉइंट था कि जी माइल्ड इन्फ्लेशन हो रही है तो क्या करें, फिर आप बोलेंगे इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अगर माइल्ड इन्फ्लेशन है, जाने दें, अच्छी बात है। हाइपर के करीब है तो प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करेंगे फॉर कॉन्फ्लिक्ट। फिर आप बोलोगे कि यार देखो, जनरल ओवरव्यू क्या होता है? जनरल ओवरव्यू तो यही है कि सप्लाई साइड पॉलिसी इज अ बेटर पॉलिसी क्योंकि वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। कोई मसले वाली बात बेटा यहाँ पे? सेविंग प्रॉपर्टी खरीदने में हो सकती है, हाँ, आप सेव कर रहे कर सकते हैं। तो सर थर्ड पॉइंट से इन्फ्लेशन कैसे कम होगी? बेटा तीसरे पॉइंट में कहाँ मैंने बात लिखी हुई है? इन्फ्लेशन में कहाँ कम कर रहा हूँ? किसकी बात कर रहे हो अब्दुल आदी आप? कोई मसला बेटा? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? बेटा वो तीसरा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो आप? बेटा वो मैंने कब कहा कि उससे इन्फ्लेशन कम हो रही है? वो बेनिफिट है आपका। सवाल तो पढ़ा करें क्या लिखा हुआ है। आगे आ जाए। फिर वापस से वही क्वेश्चन आ गया, असेस वेदर मॉनेटरी पॉलिसी इज द ओनली वे टू कंट्रोल हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो, जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि यार ये मॉनेटरी पॉलिसी इज द बेस्ट वे, अब हमें कॉज ऑफ इन्फ्लेशन तो बताई भी नहीं है। ठीक है ना, कि इन्फ्लेशन आ क्यों रही है। तो आप लोगों ने सिंपल डिफाइन किया, आपने पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिर आपने उसके जो है बताया कि मनी सप्लाई आप कम कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगा रहे होंगे। एग्रीगेट डिमांड आपके पास कम हो रही है, ये पूरी कहानी आपको बता दी है। मतलब सिंपल जनरल सा ओवरव्यू जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में दिया था। सेम बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स,
तेजी प्राइसेस कम हो रही है तो एक्सपोर्ट बढ़ रही है, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, डिपेंडेंसी इन फ्यूचर कम हो रही है, यानी कि वही सेविंग वाला पॉइंट आपका आ गया फ्यूचर वाला। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है, डाउनवर्ड मल्टीप्लायर आ रहा है। तो वही सारी सिंपल कहानी है, कोई डिफरेंस ऐसा सच नहीं है। ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज के अंदर क्या है, सप्लाई साइड एंड फिस्कल पॉलिसी, बट मैंने क्योंकि कहा हुआ है कि मेरा मशवरा है, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि दोनों डिमांड साइड हो जाएंगे अगर मैं फिस्कल की तरफ जाऊंगा, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड के थोड़े बहुत आपने बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स यहाँ से उठाए जो आपने लिखने थे, सेम टू सेम, फिर कंक्लूजन भी देखो सेम है। अब देखो, सेम आंसर है, सेम आंसर है, सही है, आंसर सेम है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन में झोलता। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को कैच कर सकते हैं, कोई मसला। तो प्रॉपर्टी में सेव करेंगे तो प्रॉपर्टीज महंगी होंगी और सारी जगह हाउसिंग में यूज होगी। ड्रॉबैक में आ सकता है, ड्रॉबैक में आ सकता है कि, अबे क्या है इसको, एक सेकेंड, ड्रॉबैक में आ सकता है, आ सकता है कि ज़रूरी नहीं बैंक में सेव हो, और इफ प्रॉपर्टी की फॉर्म की सेविंग हो। तो बेटा ये आपने को मॉनेटरी पॉलिसी के ड्रॉबैक में बताया तो था मैंने, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बंदा इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंकों में सेव करे। वो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चला जाए, शेयर्स की तरफ चला जाए, बॉन्ड्स की तरफ चला जाए, ये भी तो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। सर एक बेनिफिट एक ड्रॉबैक लेकर उसकी पूरी एनालिसिस करना ठीक है, या दो से तीन? बेटा दो से तीन। सर डाउनवर्ड मल्टीप्लायर क्या है बेटा, आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ा था कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन वगैरह बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, वेजेस आती हैं, ये वो सारी चीज़ें। उसी को आप उलट कर देंगे तो वो डाउनवर्ड मल्टीप्लायर बन जाएगा, कि जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी, नुकसान होगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, मॉरल हैजर्ड आएंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा, डेथ रेट बढ़ेगा, सुसाइड रेट बढ़ेगा, वो सारा आपका मॉरल हैजर्ड। कोई मसले वाली बात बेटा इसके अंदर? समझ गए पूरा क्वेश्चन? सर क्या इवैल्यूएशन एनालिसिस से रिलेटेड करना होता है, यानी जो पॉइंट आपने एनालिसिस पार्ट में लिखा है, या जेनेरिक लिखेंगे? बेटा जो आपने एनालिसिस में लिखा है उसी को करेंगे कंटिन्यू। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन हाउ मॉनेटरी पॉलिसी में बी एबल टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी एंड कंसिडर द लाइकली सक्सेस ऑफ दिस पॉलिसी। अब देखो बात सुनो, सेम पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, बट फर्क क्या है कि वो 12 मार्क के थे, ये कितने मार्क का है, 8 मार्क का। तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगे, आपको इवैल्यूएशन की तरफ ऐसा नहीं जाना। तो आपने मॉनेटरी पॉलिसी बताया, टूल्स बताए, एमएस क्या है, एमडी क्या है, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी आपने लगा दी, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, सारे थोड़े एक दो बेनिफिट्स एक दो ड्रॉबैक्स आपने बताए। इंक्लूजन वही है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का क्या रिस्पॉन्स है मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, मतलब कंज्यूमर क्या स्पेंडिंग कर रहा है, क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर पा रहा है ड्यू टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। तो ये सारी कहानी बेटा सेम वही है, कोई ऐसा नई चीज़ इसके अंदर नहीं है। असेस हाउ गवर्नमेंट यूज मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन टू अचीव देयर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कहता है कि गवर्नमेंट कैसे अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन कर रहा है टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो 4 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको बताए हुए थे, ठीक है। तो कहता है जी गवर्नमेंट इंटरवीन करना चाह रहा है, किस तरीके से इनको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। आपने पहले तो ऑब्जेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन दे दिया कि वो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं क्या, वो आपने बता दिए। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की तरफ मुझे इंडिकेशन मिल रही है। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की बात की, आपने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने की बात की, दो पॉलिसीज बता दें, दो पॉलिसीज बता दें बहुत है। अब उसके आपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स देखो, डायग्राम से ही नजर आ रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिरने का डर है। शुरू में माइल्ड इन्फ्लेशन, मल्टीप्लायर इफेक्ट कैन लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। सही है, ये सारी कहानी आपने बतानी है। हाउएवर जीडीपी भी बढ़ रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। एसआरएस बढ़ने से प्राइसेस कम हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है। हाउएवर सप्लाई साइड इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, टाइम लैग आता है, ट्रेनिंग की कॉस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कॉस्ट, मशीनरी की कॉस्ट कैन रिजल्ट इन दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या पता पैसा हो ना हो आपके पास, ये भी एक प्रॉब्लम है। कंक्लूजन, कंक्लूजन में देखो, आपने कहा कि देखो 4 आपके मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने ऊपर लिख दिए, और आपके फिर रिमेनिंग होते हैं माइनर ऑब्जेक्टिव्स। माइनर ऑब्जेक्टिव्स इन अ सेंस कि यार अब देखो, क्राइम रेट कम करना, रोड बना देना, अस्पताल बना देना, ये सब वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के ही अंदर ही आ जाते हैं। अच्छा अब देखो,
हर ऑब्जेक्टिव एक साथ अचीव करना इज नॉट पॉसिबल। हर ऑब्जेक्टिव एक साथ अचीव करना इज नॉट पॉसिबल। सही है। तो आप क्या करते हैं, आप प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हैं। आप प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे। अब सुनना जरा भाई, लेट से आपके एग्जाम है, ठीक है ना, आपके 4 पेपर हैं एक ही दिन में। तो आप किस तरह, आप क्या चारों पढ़ते रहोगे एक साथ, या आप प्रायोरिटाइज करेंगे? आप बोलेंगे कि यार मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, तो पहले मुझे ये पढ़ना है। फिर मैं इसमें वीक हूँ, तो फिर मुझे ये करना है। ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसको मैं भले सुबह उठ के एक बारी 1 घंटा देख लूंगा तो मुझे हो जाएगा। ऐसा ही है ना। तो इसी तरह गवर्नमेंट भी ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटाइज करती है। गवर्नमेंट कहती है कि यार मेरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो पहले मुझे अनएम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज पे खेलना है। फिर आप बोलेंगे जी यार क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला मसला आपने इस पे खेलना है। फिर आपके पास प्राइजेस का तो ऐसा, प्राइजेस बहुत बढ़ गई हैं, अब प्राइजेस के ऊपर पॉलिसी लगा, तो मतलब आप प्रायोरिटाइज करेंगे इन 4-5 पॉलिसीज का, 4-5 ऑब्जेक्टिव्स का। जो भी आपके पास सबसे बुरा चल रहा है उसको आप टॉप प्रायोरिटी रखेंगे। फिर जो आपके पास अच्छा चल रहा है उसको आप लोअर प्रायोरिटी पे लेके आएंगे। बट एक बात याद रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी इज अ शॉर्ट टर्म पॉलिसी, वेयर एज सप्लाई साइड इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। इसमें टाइम लगता है बहुत। समझे बात को? तो इस तरीके से बेटा आपको अपने कंक्लूजन में देना है कि यार एक सेट ऑफ पॉलिसी से तो अचीव हो नहीं सकता। यू हैव टू यूज मल्टीपल पॉलिसीज। ठीक है ना। फिर यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर ऑब्जेक्टिव्स कि आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा है, आपके लिए बेस्ट कौन सा है। इस तरह से आपने पूरी कहानी चलानी। समझे बात को? क्लियर है? बेटा इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर डाल दें। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल और नॉट। बेटा इन्फ्लेशन बेनिफिशियल और नॉट ये मैं आपको क्लास में करवा दूंगा ट्यूसडे। सर हाउ डिड वी गॉट टू नो फ्रॉम द क्वेश्चन दैट इज टॉकिंग अबाउट एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। बेटा वो कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आपने फॉलो करने हैं। तो जो आपके मेजर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइस के अलावा अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, जीडीपी बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना, वो तो सब एक्सपेंशनरी पॉलिसी से ही आता है ना। जब आप बूम पे जाते हो तभी आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। रिसेशन में तो हालत टाइट हुई हुई होती है ना पूरे मुल्क की। अच्छा सर, एल आर एस कब बनेगा? बेटा एल आर एस 12 मार्क वाले क्वेश्चन में बनेगा, 8 मार्क में नहीं बनेगा। इसकी भी स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पर डालें। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर डाल दें। ठीक है बेटा, ये आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और मुझे ला के देंगे। सही है। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।